ये कहानी है भारत के एक राजपूत के अदम्य साहस की, जिसको डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या का आरोपी माना गया और उसको आजीवन कारावास की सजा देके भारत की सबसे सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल में ही जिंदगी बिताना उस राजपूत की जिंदगी का मकसद नहीं था और उसको अपना मकसद पूरा करने में जेल की चार दीवारें भी उसको नहीं रोक पाई। और जेल में कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद वो बहादुर राजपूत वहां से आराम से निकल गया और अपनी जान को हथेली पे लिए वो पहुंच गया एक खतरनाक देश में। और उस खतरनाक देश में खतरों से खेलते हुए वो राजपूत पूरा करता है अपने मकसद को और फिर वापस आ जाता है हिंदुस्तान और फिर से चला जाता है जेल। ये कहानी है शेर सिंह राणा की। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। शेर सिंह राणा की कहानी को सुन के आपको ऐसा लगेगा कि आप एक हिंदी फिल्म देख रहे हैं। शेर सिंह राणा की जिंदगी के बारे में सुनने लायक तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे शेर सिंह राणा की जिंदगी के उस सफर के बारे में जो उन्होंने सन 2000 से सन 2006 के बीच में तय किया। सन 2000 से सन 2000 के बीच में शेर सिंह राणा की जिंदगी में जो घटा उसके बारे में आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि शेर सिंह राणा ने जो कुछ भी सन 2000 से सन 2006 के बीच में किया उसका कारण क्या था। शेर सिंह राणा की ये कहानी जुड़ी है उत्तर प्रदेश के चंबल की एक खतरनाक डकैत फूलन देवी से। फूलन देवी, जिसके नाम से चंबल और उसके आसपास के लोग थर थर कांपने लगते थे और जो 1980 के दशक की शुरुआत में चंबल की सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। आज भी फूलन देवी का नाम सुन के चंबल के लोग सिहर जाते हैं। फूलन देवी बैंडिट क्वीन यानी 10 शिव सुंदरी के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि फूलन देवी खतरनाक डाकू जरूर थी, लेकिन उसको अपने गांव के ठाकुरों से जान का खतरा महसूस होता था और अपनी इसी डर की वजह से उसने गांव के 22 ठाकुर जमींदारों की एक साथ हत्या कर दी थी। फूलन देवी एक कुख्यात डकैत थी और इसलिए उसको पुलिस से भी खतरा बना रहता था। इसलिए फूलन देवी को लगा कि आखिर एक न एक दिन पुलिस या तो उसको अपनी गिरफ्त में ले लेगी और इस बात की संभावना ज्यादा थी कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती। यही सोच के फूलन देवी ने आत्मसमर्पण करने की सोची। लेकिन आत्मसमर्पण का रास्ता भी फूलन देवी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसको उसी बात का डर था कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी पुलिस उसको किसी न किसी तरह से गोली मार देगी। यही सोच के फूलन देवी ने मध्य प्रदेश सरकार से आत्मसमर्पण करने की सौदेबाजी की एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये थी कि फूलन देवी किसी समारोह में आत्मसमर्पण करेगी जहां ढेर सारी पब्लिक जमा हो। जब मध्य प्रदेश की सरकार फूलन देवी की इस शर्त को मान गई तो फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने एक जन समारोह में हथियार डाल दिए। इसके बाद फूलन देवी को जेल भेज दिया गया। 1994 में फूलन देवी को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलकर फूलन देवी ने राजनीति में उतरने का फैसला किया और उसने समाजवादी पार्टी को संपर्क किया। समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। फूलन देवी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गई। इस तरह से फूलन देवी एक सांसद बन गई। चंबल के बीहड़ों को छोड़ के राजनीति में उतरी फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उसके आवास पे ही हत्या कर दी गई और इस हत्या के लिए शेर सिंह राणा को दोषी माना गया और अदालत ने शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि शेर सिंह राणा का कहना है कि उनका फूलन देवी की हत्या में कोई हाथ नहीं है और इसलिए शेर सिंह राणा ने हाई कोर्ट में अपनी सजा को चैलेंज भी किया है। समय ने करवट ली। फूलन देवी की हत्या के 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल में उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 लोग आए। उन लोगों ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से कहा कि उनको शेर सिंह राणा को एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक कोर्ट में पेश करना है और उसके लिए वो लोग शेर सिंह राणा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में आए वो लोग अपने साथ हथकड़ी और कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर की एक कॉपी भी लाए थे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उस ऑर्डर की कॉपी को देखा, जांचा परखा और फिर जब उनको सब कुछ ठीक ठाक लगा तो उन्होंने शेर सिंह राणा को उन लोगों के साथ जाने की अनुमति दे दी और वो लोग शेर सिंह राणा को अपने साथ लेकर तिहाड़ जेल से निकल गए। दरअसल वो लोग जो उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में वहां आए थे वो तो पुलिस वाले थे ही नहीं, वो लोग तो थे राणा के खास दोस्त जो शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने के लिए आए थे। लेकिन ये बात ज्यादा समय तक कैसे छुप सकती थी। कुछ समय बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सारे देश में हड़कंप मच गया। हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पे बस एक ही खबर थी
कि कैसे कोई तिहाड़ जैसी अति सुरक्षित जेल से इस तरह से बाहर जा सकता है, और वो भी इतनी आसानी से। शेर सिंह राणा का तिहाड़ जेल से बाहर निकलना लगता तो बहुत आसान है, पर वो था नहीं इतना आसान। ये नतीजा था राणा की 3 सालों की प्लानिंग का, जो शेर सिंह राणा ने जेल में रहते हुए बनाई थी। अब आगे बढ़ती है शेर सिंह राणा की कहानी। तिहाड़ जेल से बाहर आके शेर सिंह राणा की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसको आपको ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरत में डाल देगी। भारत योद्धाओं की धरती है। इस धरती पे बहुत से योद्धाओं और महायोद्धाओं का जन्म हुआ है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे ही महायोद्धा थे, और पृथ्वीराज चौहान ही थे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की समाधि मोहम्मद गोरी के मकबरे के पास थी। रिपोर्टों के मुताबिक अफगानिस्तान में ये परंपरा थी कि जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र को देखने के लिए जाते हैं, उनको पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान करना होता है। यही वजह थी कि शेर सिंह राणा ने बचपन से ही ये सोच लिया था कि वो अफगानिस्तान जाके वहां से पृथ्वीराज चौहान की समाधि से उनकी अस्थियां निकाल के सम्मान के साथ भारत वापस लेके आएगा, और शेर सिंह राणा ने ऐसा कर दिखाया। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद शेर सिंह राणा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में। शेर सिंह राणा ने अपनी मूछें भी निकाल दी ताकि पुलिस राणा को पहचान न सके और राणा को अपने मकसद को पाने के रास्ते में किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मुरादाबाद से गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर से होते हुए शेर सिंह राणा पहुंचे रांची में, जहां से राणा ने जाली पासपोर्ट बनवाए। जाली पासपोर्ट बनवा के शेर सिंह राणा ने रुख किया कोलकाता का, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनवाया। इसके बाद राणा ने कदम रखा बांग्लादेश में, जहां फर्जी दस्तावेजों की मदद से राणा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनवा लिया, और फिर दुबई, कराची के रास्ते शेर सिंह राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पहुंचकर शेर सिंह राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधियां बनी थी। तालिबानों के उस इलाके में जहां हर कदम पे खतरा था, वहां शेर सिंह राणा ने अपनी जान को हथेली पे लिए बिना डरे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों से अवशेषों को निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। और फिर आया वो दिन जिस दिन राणा ने अपने प्लान के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और उनकी अस्थियों के बचे हुए अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। अफगानिस्तान के खतरनाक मिशन को कैमरे में भी कैद किया शेर सिंह राणा ने। अफगानिस्तान जैसे देश में जहां शेर सिंह राणा की भाषा को भी ठीक से कोई समझने वाला नहीं था, वहां जाके कई दिन रहकर पुख्ता प्लान बनाना और फिर पृथ्वीराज चौहान की समाधि से उनकी अस्थियों के अवशेषों को वापस लाना कोई मजाक का काम नहीं था, और उसको वही इंसान कर सकता था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता हो। हिंदुस्तान पहुंचकर शेर सिंह राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखोवा गांव में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाया, जहां पे उनकी अस्थियों के अवशेषों को रखा गया। अफगानिस्तान से वापस आने के बाद 17 मई 2006 को शेर सिंह राणा ने कोलकाता में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, और फिर से की शेर सिंह राणा ने तिहाड़ जेल की वापसी। फूलन देवी की हत्या से लेके अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेषों को सम्मान पूर्वक हिंदुस्तान लाने के दौरान शेर सिंह राणा ने कई बार अपने नाम भी बदले। वैसे शेर सिंह राणा का असली नाम है पंकज सिंह। तिहाड़ जेल में रहते हुए शेर सिंह राणा ने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। इस किताब में शेर सिंह राणा ने अपनी जिंदगी की रोमांचक कहानी को बहुत ही विस्तार से बताया है। ये थी शेर सिंह राणा की कहानी। शेर सिंह राणा के अदम्य साहस से भरे उठाए गए कदम का भारत के बहुत से लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया।